अपने YouTube चैनल अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल की जीवनी। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं इनकी जीवनी स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे ही चैनल पे एम लक्ष्मीकांत पूरी कंप्लीट करवाई जा रही है और साथ ही साथ फ्री नोट्स भी आपको मिल रही है। तो स्टार्ट करते हैं राम प्रसाद बिस्मिल की जीवनी। ये चित्र आप देख सकते हैं, ये चित्र राम प्रसाद बिस्मिल का है। इनका जन्म हुआ था 11 जून 1897 शाहजहांपुर में। मृत्यु हुई थी इनकी 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर में। इन्हें फांसी की सजा दी गई थी। कार्य क्या था इनका? स्वतंत्रता सेनानी, कवि, अनुवादक और बहुभाषीविद। देखिए काकोरी जो केस था, काकोरी ट्रेन केस में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको मुजरिम साबित किया था और इन्हें फांसी की सजा दी गई थी। आज़ादी हमें बहुत आसानी से नहीं मिली है और आज़ादी सिर्फ किसी एक राजनीतिक दल की वजह से नहीं मिली है। बहुत से ऐसे वीर शहीद हैं जिस देश के लिए शहीद हुए और उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, देश की आज़ादी। अब चलिए आगे बात करते हैं। इनकी जीवनी से पहले मैंने अशफाक उल्लाह खां की जीवनी भी आपको पढ़ाई थी, और अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाके आप अशफाक उल्लाह खां की जीवनी देख सकते हैं। जब भारत के संविधान, स्वाधीनता, इतिहास में महान क्रांतिकारियों की बात होगी तब भारत माँ के इस वीर सपूत का जिक्र होगा। राम प्रसाद बिस्मिल एक महान क्रांतिकारी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, शायर, अनुवादक, बहुभाषाविद व साहित्यकार भी थे। इन्होंने अपनी बहादुरी और सूझबूझ से अंग्रेजी हुकूमत की नींद उड़ा दी थी और भारत की आजादी के लिए मात्र 30 साल की उम्र में अपने प्राणों की आहुति दे दी। बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त वे राम और अज्ञात के नाम से भी लेख व कविताएं लिखते थे। उनकी प्रसिद्ध रचना सरफरोशी की तमन्ना गाते हुए न जाने कितने क्रांतिवीर क्रांतिकारी देश की आजादी के लिए फांसी के तख्ते पर झूल गए थे। देखिए ये कविता बहुत ही ज्यादा फेमस है और ये राम प्रसाद बिस्मिल की है। बिस्मिल उनका उपनाम था, यानी जब वो कविताएं लिखते थे तो इसका प्रयोग करते थे। राम प्रसाद बिस्मिल ने मैनपुरी कांड और काकोरी कांड को अंजाम देकर अंग्रेजी साम्राज्य को हिला दिया था। लगभग 11 वर्ष के क्रांतिकारी जीवन में उन्होंने अब कई पुस्तकें लिखी और स्वयं ही उन्हें प्रकाशित किया। उनके जीवन काल में प्रकाशित हुई लगभग सभी पुस्तकों को ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था। अब आगे बात करते हैं इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। तो राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम मुरलीधर और माता का नाम मूलमती था। जब राम प्रसाद 7 वर्ष के हुए तब पिता पंडित मुरलीधर घर पर ही उन्हें हिंदी अक्षरों का ज्ञान कराने लगे। उस समय उर्दू का भी बोलबाला था, इसलिए हिंदी शिक्षा के साथ साथ बालक को उर्दू पढ़ाने के लिए एक मौलवी साहब के पास भेजा जाता था। उनके पिता पंडित मुरलीधर राम की शिक्षा पर विशेष ध्यान देते थे और पढ़ाई के मामले में जरा भी लापरवाही करने पर मार भी पड़ती थी। आगे देख सकते हैं कि इसके बाद राम प्रसाद ने पढ़ाई छोड़ दी और सन 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के नरम दल के विरोध के बावजूद लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पूरे लखनऊ शहर में शोभा यात्रा निकाली। इसी अधिवेशन के दौरान उनकी मुलाकात केशव बलिराम हेडगेवार, सोमदेव शर्मा व मुकुंदीलाल आदि से हुआ। इसके बाद कुछ साथियों की मदद से उन्होंने अमेरिका की स्वतंत्रता का इतिहास नामक एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रकाशित होते ही प्रतिबंधित कर दिया। देखिए इस पुस्तक को प्रकाशित करने का एक ही उद्देश्य था कि हम इंडियन समझें कि स्वतंत्रता हमें क्यों जरूरी है और अमेरिकन को कैसे आजादी मिली। अब आगे बात करते हैं मैनपुरी षड्यंत्र। राम प्रसाद बिस्मिल ने अंग्रेजी साम्राज्यवाद को लड़ने और देश को आजाद कराने के लिए मातृ देवी नाम की एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। इस कार्य के लिए उन्होंने औरैया के पंडित गेंदालाल दीक्षित की मदद ली। सोमदेव चाहते थे कि इस कार्य में राम प्रसाद की मदद कोई अनुभवी व्यक्ति करे। इस कारण उन्होंने उनका परिचय पंडित गेंदालाल से करवाया। राम प्रसाद बिस्मिल की तरह पंडित जी ने भी शिवाजी समिति नाम की एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। दोनों ने मिलकर इटावा, मैनपुरी, आगरा और शाहजहांपुर
पूर्व जिलों के युवकों को देश सेवा के लिए संगठित किया। जनवरी 1918 में बिस्मिल ने देशवासियों के नाम संदेश नाम का एक पैम्पलेट प्रकाशित किया और अपनी कविता मैनपुरी की प्रतिज्ञा के साथ साथ इसका भी वितरण करने लगे। सन 1918 में उन्होंने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए 3 बार डकैती भी डाली। 1918 में कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन के दौरान पुलिस ने उनको और उनके संगठन के दूसरे सदस्यों को प्रतिबंधित साहित्य बेचने के लिए छापा डाला, पर बिस्मिल भागने में सफल रहे। पुलिस से मुठभेड़ के बाद उन्होंने यमुना में छलांग लगा दी और तैरकर आधुनिक ग्रेटर नोएडा के बिहड़ों में चले गए। इन दिनों बिहड़ों में उन दिनों केवल बबुल के वृक्ष ही हुआ करते थे और इंसान कहीं दूर दूर तक नहीं दिखता था। उधर मैनपुरी षड्यंत्र मुकदमे में ब्रिटिश जज ने फैसला सुनाते हुए बिस्मिल और दीक्षित को भगोड़ा घोषित कर दिया। रामप्रसाद बिस्मिल ने ग्रेटर नोएडा के एक छोटे से गांव रामपुर जागीर में शरण ली और कई महीने यहाँ के निर्जन जंगलों में घूमते रहे। इसी दौरान उन्होंने अपना क्रांतिकारी उपन्यास बोल्शेविकों की करतूत लिखा और यौगिक साधन का हिंदी अनुवाद भी किया। इसके बाद बिस्मिल कुछ समय तक इधर उधर भटकते रहे और जब फरवरी 1920 में सरकार ने मैनपुरी षड्यंत्र के सभी बंदियों को रिहा कर दिया, तब वो भी शाहजहांपुर वापस लौट गए। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में वो शाहजहांपुर कांग्रेस कमेटी के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। वहां उनकी मुलाकात लाला लाजपत राय से हुई, जो उनकी लिखी हुई पुस्तकों से बहुत प्रभावित हुए और उनका परिचय कलकत्ता के कुछ प्रकाशकों से करा दिया। इन्हीं प्रकाशकों में से एक उमादत्त शर्मा ने आगे चलकर सन 1922 में रामप्रसाद बिस्मिल की एक पुस्तक कैथेराइन छापी थी। सन 1921 में उन्होंने कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में भाग लिया और मौलाना हसरत मोहिनी के साथ मिलकर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के साधारण सभा में पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शाहजहांपुर लौटकर उन्होंने लोगों को असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। जब चौरी चौरा कांड के पश्चात गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तो सन 1922 के गया अधिवेशन में बिस्मिल व उनके साथियों के विरोध स्वरूप कांग्रेस में फिर 2 विचारधाराएं बन गईं, एक उदारवादी और दूसरी विद्रोही। HRA का संगठन। सितंबर 1923 में दिल्ली के कांग्रेस अधिवेशन में असंतुष्ट नवयुवकों ने एक क्रांतिकारी पार्टी बनाने का निर्णय किया। सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी लाला हरदयाल, जो उन दिनों विदेश में रहकर देश की आजादी का प्रयत्न कर रहे थे, ने एक पत्र लिखकर रामप्रसाद बिस्मिल को शचीन्द्रनाथ सान्याल व यदुगोपाल मुखर्जी से मिलकर नई पार्टी का संविधान तैयार करने की सलाह दी थी। 3 अक्टूबर 1924 को हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की एक बैठक कानपुर में की गई। यही HRA पार्टी का गठन था, जिसमें शचीन्द्रनाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी व राम प्रसाद बिस्मिल आदि कई प्रमुख सदस्य शामिल हुए। पार्टी के लिए फंड एकत्र करने के लिए 25 दिसंबर 1924 को बमरैली में डकैती डाली गई। अब आता है सबसे फेमस कांड, काकोरी कांड, जो काकोरी ट्रेन डकैती के नाम से भी फेमस है। पार्टी के कार्य हेतु धन की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए बिस्मिल ने सरकारी खजाना लूटने की योजना बनाई और उनके नेतृत्व में कुल 10 लोग, जिनमें अशफाक उल्ला खां, ये भी शाहजहांपुर के रहने वाले थे, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, शचीन्द्रनाथ बख्शी, मनमथनाथ गुप्त, मुकुंदी लाल, केशव चक्रवर्ती, मुरारी शर्मा और बनवारी लाल आदि शामिल थे, ने लखनऊ के पास काकोरी स्टेशन पर ट्रेन रोककर 9 अगस्त 1925 को सरकारी खजाना लूट लिया। 26 सितंबर 1925 को बिस्मिल के साथ पूरे देश में 40 से अधिक लोगों को काकोरी डकैती मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन इसमें हम एक चीज देखेंगे, जो इनका केस जिस वकील ने लड़ा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ा और इनके पक्ष में लड़ा जो केस, वो अशफाक उल्ला खां के भाई ने लड़ा था। ठीक है, रियासत उल्ला खां उनका नाम था। ये चीज मैंने डिटेल में बताई है जब मैंने अशफाक उल्ला खां की जीवनी पढ़ाई है। तो
अब चलिए आगे बात करते हैं। फांसी की सजा हो जाती है रामप्रसाद बिस्मिल को। रामप्रसाद बिस्मिल को अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह के साथ मौत की सजा सुनाई गई। उन्हें 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई। जिस समय रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी लगी उस समय जेल के बाहर हजारों लोग उनके अंतिम दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे थे। हजारों लोग उनकी शव यात्रा में सम्मिलित हुए और उनका अंतिम संस्कार वैदिक मंत्रों के साथ राप्ती के तट पर किया गया। तो आज का वीडियो बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।